एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा ट्रांसफार्मर से है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है उसको एक्सप्लेन किया था डीपली, और इसके अंदर जो लॉसेस होता है हमारा उसे भी मैंने बताया था। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम होता है वो किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि फेजर डायग्राम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि ट्रांसफार्मर से पूछा जा सकता है किसी भी इंटरव्यू के अंदर। और जैसा आपको पता है कि इस वीडियो को अपलोड करने में मुझे काफ़ी डिले हो गया है क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ऐसा नहीं सोचिए कि मुझे आप लोग को लेकर के या फिर मेरा जो चैनल है उसको लेकर कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे ज़्यादा खुद टेंशन में हूँ क्योंकि मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फेजर डायग्राम को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि फेजर डायग्राम होता क्या है। देखिए, जब हम लोग एसी सिस्टम पढ़ते हैं यानी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम लोग वोल्टेज या फिर करंट को कुछ इस तरह दिखाते हैं, यानी साइनोसोडियल वेवफॉर्म के अंदर दिखाते हैं। ये मान लीजिए हमारा वोल्टेज का ग्राफ है और इसी तरह हमारा क्या होगा, एक करंट का भी ग्राफ होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारा पावर फैक्टर किस पे है, अगर लीडिंग है लैगिंग है उस हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेपरेटली दिखा रहा हूँ। ये हमारा वोल्टेज हो गया और ये हमारा करंट हो गया। और ये हमारा क्या है, सिंगल फेज। अगर हमारा सप्लाई सिंगल फेज है तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगा। लेकिन जब हमारा सिस्टम थ्री फेज के अंदर आता है तो थ्री फेज के अंदर क्या होगा, इसी तरह से हमारा तीन फेज का ग्राफ बनेगा वोल्टेज और करंट का। तो अगर हम लोगों को कहीं पे भी दिखाना होगा तो इस वेव फॉर्म को अगर दिखाएंगे साथ में, सबसे पहली बात तो ट्रांसफॉर्म, ये जो थ्री फेज सिस्टम का वेव फॉर्म है, ठीक है, वो ड्रॉ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उसी तरह से अगर हम लोग थ्री फेज या फिर सिंगल फेज या फिर डबल फेज जो भी है हमारा, उसका अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है डायग्राम, और अगर हम लोग वेव फॉर्म के रूप में दिखाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फेजर डायग्राम लेकर के चलते हैं। फेजर डायग्राम लेके चलने का मतलब, मान लीजिए ये जो हमारा वोल्टेज का ग्राफ है, इसका ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है यानी वी मैक्स, ये मान लेते हैं 12 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हमारा ये करंट का लाइन है और ये हमारा वोल्टेज का लाइन है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा फेज है या फिर एंगल बना रहा है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का 12 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, मैक्सिमम इसका वोल्टेज कितना, 12। ठीक है, अगर ये कोई एंगल बनाता है तो यहाँ से कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, अगर लीडिंग है तो ऊपर जाएगा, लैगिंग है तो नीचे आएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग इस तरह से ये पूरा वेवफॉर्म ना दिखा करके सिंपली हम लोग एक लाइन पे डिनोट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ फेजर डायग्राम का, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फेजर डायग्राम को समझने से पहले हम लोग थोड़ा ट्रांसफार्मर का जो बेसिक है उसको समझते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर, जो कि उस बच्चे का गलत हो गया था। उससे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर जो है कितने तरह का होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वो बच्चा जो है नर्वस के कारण या फिर उसको पता नहीं था, उसके कारण वो गलत हो गया। उसने कहा कि ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली हमारा स्टेप अप, स्टेप डाउन और ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी तीन तरह का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो अगर आप भी इस तरह से जवाब दीजिएगा तो आपका आंसर जो है ये गलत हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं देना है। ट्रांसफार्मर देखिए, सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर आता है ये है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस पावर ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा दो पार्ट है, पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, पहले यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। चौथे नंबर पे आता है हमारा PWM ट्रांसफार्मर, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर। उसके बाद इसी तरह से फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर भी आता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर कितने तरह का टाइप्स होता है, तो आपको सिंपली पावर ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन आता है। ठीक है, उसका आइसोलेशन, ऑटो,
PWM और फेज शिफ्ट, और भी है बहुत सारे ट्रांसफार्मर है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ये एक करेक्ट सीक्वेंस है ट्रांसफार्मर का, जो भी टाइप्स है उसको बताने का। अब यहाँ पे देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर सिंपली नाम से पता चल रहा है कि दो सर्किट को क्या करेगा, ये आइसोलेट करेगा। आइसोलेट मतलब दोनों को इलेक्ट्रिकली जो है आइसोलेट कर देगा, यानी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन होता है यहाँ पे कि जैसे ये हमारा मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और इसके बीच में कोर होता है, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर हम लोग आइसोलेशन के लिए यूज करेंगे, इसका जो वाइंडिंग है ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमारा इस साइड में यानी प्राइमरी साइड में 50 टर्न है, तो हमारा इस साइड में भी 50 टर्न ही होना चाहिए, यानी N1 इक्वल टू N2 होना चाहिए। ये हमारा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। यानी ये जो रेशियो होगा हमेशा ही क्या होगा, 1:1 का रेशियो होना चाहिए। तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर काम करता है। यहाँ पे देखिए ये एक तरह से ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकली कंडक्शन नहीं होता है, यानी कोई भी कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं होता है दोनों वाइंडिंग के बीच में। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, फ्लक्स के थ्रू हमारा एक वोल्टेज जो है दूसरे वाइंडिंग के अंदर इंड्यूस हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं आइसोलेशन पर्पस के लिए भी। ऑटो ट्रांसफार्मर आपको पता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आपको पता है, ये एक तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज़ किया जाता है। फेज शिफ्ट भी आपको पता है कि हम लोग को जब फेज शिफ्ट लाना होता है, ये खासकर हम लोग एम्पलीफायर ये सब भी यूज़ करते हैं जिसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा डिफरेंट टाइप्स है। अब हम लोग सिंपली आते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर, क्योंकि अगर आपको फेजर डायग्राम समझना है तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर कोई भी लॉसेस ना हो, यानी लॉसेस जो है हमारा ये 0% है। अब हमारा लॉसेस 0% है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफिशियंसी जो होगा इस ट्रांसफार्मर का, ये क्या होगा, 100% होगा। तो इस बेसिस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं होता है, हर एक मशीन के अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे दिया रहता है आइडियल ट्रांसफार्मर, तो ये सिंपली हम लोग को समझने के लिए, ईजी वे में समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये मान लीजिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा क्योंकि ये हमारा आइडियल है। और यहाँ पे हमारा कोर हुआ, और ये हमारा मान लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं जनरेटर की मदद से। जनरेटर यानी जहाँ पे हम लोग जनरेट कर रहे हैं बिजली, वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, एक तरह से अल्टरनेटर लगा हुआ है। अल्टरनेटर के अंदर ही, मतलब अल्टरनेटर से ही हम लोग सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जो कि स्टेप अप करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज, जब हम लोग जहाँ पे जनरेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारा जहाँ पे जनरेट होता है, यानी 11 kV, इस 11 kV को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से। यानी ये जो हमारा 11 kV है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, ठीक है। स्टेप अप करके हमारा वोल्टेज मान लीजिए ये आ गया 132 kV। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, यानी 3 फेज ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं, इसका कनेक्शन कैसा होता है। तो ये सिंपली हमारा होता है डेल्टा स्टार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डेल्टा स्टार यूज करने का रीजन है, यहाँ पे देखिए स्टार जो है हमारा सिंपली क्या करता है, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल भी देता है। और आपको पता होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो सबसे ऊपर वाला केबल होता है, वो हमारा क्या होता है, एक तरह से अर्थिंग होता है, फिर न्यूट्रल बोलिए, यानी वो हमारा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो इस बेसिस में हम लोग हमेशा डेल्टा स्टार में रखते हैं। इसका और भी है कि यहाँ से जो हम लोग का करंट रिलीज होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लीडिंग होता है, 30 डिग्री लीडिंग हो जाता है इस कनेक्शन के ऊपर। तो उसके अंदर मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, यहाँ पे सिंपली ये वर्ड आ गया था जनरेशन, इस बेसिस पे मैंने बताया था कि जहाँ से हम लोग जनरेट करके भेजते हैं बिजली, वो हमेशा कनेक्शन होता है डेल्टा स्टार। और फिर जहाँ पे हम लोग इसको स्टेप डाउन करेंगे, वहाँ पे ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा हमारा स्टार डेल्टा। और ये मैं MCQ क्वेश्चन जब बताऊंगा तो स्टार डेल्टा और फिर डेल्टा स्टार, जितना भी हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है, वो डीपली बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। यानी इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा ये जनरेटर कनेक्टेड है और ये सप्लाई दे रहा है, मान लेते हैं EG, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन हुआ हमारा यहाँ पे,
ये हमारा जनरेटर हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज है ये मान लेते E1 है, इधर हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1, इसके अंदर हमारा I2, और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। अब ये लोड जो है कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, या फिर कैपेसिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा लोड लगा हुआ है यानी ZL। अब देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसका टर्न रेशियो मान लेते हैं ये है हमारा 1:n, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, ये सिंपली मान लेते हैं हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका मतलब अगर ये हमारा 50 टर्न है तो इधर हमारा क्या होगा 30 टर्न लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आता है डॉट पोलरिटी, ठीक है। अब ये डॉट पोलरिटी क्या होता है ये समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो डॉट है हमारा, ये डॉट का मतलब होता है सिंपली कि यहाँ पे जो वोल्टेज है यानी प्राइमरी में जो वोल्टेज है ये फेज में है ये जो सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसके साथ। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मान लेते हैं हमारा E1 है यानी प्राइमरी वोल्टेज है, तो इसके साथ फेज में होगा यानी इसी के सामने सामने होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। यानी ये दोनों जो है फेज में है। कहने का मतलब अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला फेज वोल्टेज भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा। अगर ये हमारा 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी हमारा 90 डिग्री से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये पॉलरिटी यानी डॉट पॉलरिटी सामने सामने हुआ तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये क्या है फेज में है दोनों वोल्टेज या फिर करंट, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा ये जो डॉट है ये कुछ इस तरह से रहेगा यानी पहला डॉट यहाँ पे और दूसरा डॉट यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है हमारा फेज में नहीं है। फेज में नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि ये मान लीजिए हमारा प्राइमरी वोल्टेज है यानी ये E1 है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी इसके बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा डॉट पोलरिटी बताता है कि ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ये फेज में है या फिर शिफ्ट हो रहा है, फेज शिफ्ट हो रहा है इसका। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम है वो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानते हैं कि जो लोड है हमारा यहाँ पे लोड लगा हुआ है ये हमारा क्या है इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड है इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो करंट है ये हमेशा लैग करेगा वोल्टेज से। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा y एक्सिस है, तो स्ट्रेट लाइन ये मान लेते हैं हमारा y एक्सिस हो गया और ये जो है हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रेफरेंस मानते हैं, जैसा आपको पता है कि हर एक फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं जो सप्लाई वोल्टेज है जनरेटर से उसको, यानी ये हमारा Eg हो गया। अब देखिए ये जो हमारा डॉट पॉलरिटी है यानी E1 और E2 जो है हमेशा फेज में होगा, तो यहाँ पे सिंपली मान लेते हैं ये हमारा E1 हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि ये हमारा क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी E1 हमारा हमेशा बड़ा होगा E2 से। कहने का मतलब अगर E1 हमारा 100 वोल्ट है तो E2 हमारा हमेशा 100 से कम होगा, यानी मान लेते हैं यहाँ पे 70 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये E1 हो गया, तो सिंपल सी बात है जो हमारा E2 होगा वो इससे पीछे होगा, यानी यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है E2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछिएगा कि मैंने इसी लाइन में क्यों ड्रॉ किया E1 और E2। देखिए यहाँ पे डॉट पॉलरिटी का मतलब हुआ कि दोनों फेज में है E1 E2, और जो Eg आ रहा है, ठीक है, Eg अगर मान लीजिए हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो यही Eg यही ना E1 है यहाँ पे, यानी Eg इक्वल टू E1, क्योंकि इस वाइंडिंग के अंदर जो जनरेटर से सप्लाई मिल रहा है वही वोल्टेज फ्लो हो रहा है ना इस E1 के अंदर, यानी E1 हमारा कुछ नहीं Eg है। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल वोल्टेज है, यानी E1 भी हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, यहाँ पे E1 जो है हमारा सिंपली E1 है, दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंपली अल्टरनेटर लगा के रखे हैं, अल्टरनेटर या फिर जनरेटर जो भी बोलिए। तो इस बेसिस पे जो जिस फेज में यानी जिस डायरेक्शन में हमारा Eg है उसी डायरेक्शन में E1 भी है और E2 भी है। E1 का वैल्यू बड़ा था, यानी E1 हमारा 100 वोल्ट था, इसलिए मैंने इसको आगे रखा, यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया हमारा E1। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। E2 हमारा कम था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया हमारा E2, जो कि हमारे यहाँ पे 70 वोल्ट हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे। अब देखिए, ये जो हमारा लोड है ये इंडक्टिव लोड है, तो ये कुछ एंगल से लैग करेगा। ठीक है, तो लैग करेगा तो ये हमारा क्या होगा, ये मान लेते हैं ये हमारा लैग किया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, I2 यानी सेकेंडरी करंट हमारा बड़ा होगा I1 से, यानी ये हमारा हो जाएगा I2, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से आ जाएगा, ये मान लेते हैं हमारा हो गया I1। ठीक है, अब ये सब आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपली आप यहाँ पे याद रखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, अगर ये हमारा हाई वोल्टेज साइड है यानी HV साइड है, और इधर हमारा LV साइड यानी लो वोल्टेज साइड, तो HV साइड की तरफ हाई वोल्टेज होगा और LV साइड की तरफ लो वोल्टेज होगा, लेकिन करंट जो होता है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी जिधर हमारा लो वोल्टेज है उधर हमारा करंट क्या होगा, हाई होगा, और जिधर हमारा हाई वोल्टेज है उधर हमारा करंट का वैल्यू क्या होगा, लो हो जाएगा। और ये कैसे होता है, ये जब आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़िएगा तो वहां से आपका इक्वेशन निकल जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारा I2 बड़ा है, इसलिए मैंने इसको लंबा लाइन में ड्रॉ किया है, और I1 जो है हमारा छोटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखाया इसको। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे बचा फ्लक्स, यानी यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ये लैग करेगा या फिर लीड करेगा। तो देखिए ये जो फ्लक्स होगा यानी इंड्यूस्ड फ्लक्स जो होगा हमारे यहाँ पे, ये क्या होगा, हमेशा लैग करेगा। अभी लैग कितना करेगा, ये 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से। अभी कैसे लैग करेगा इसको समझते हैं। ये है हमारा φm। देखिए कैसे लैग होता है ये, देखिए यहाँ पे जो रिलेशन आता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से, कि जो EMF इंड्यूस होगा ये होता है NdΦ/dt। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, यानी NdΦ/dt इक्वल टू E। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फाई निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे n मैं इस साइड में ट्रांसमिट करता हूँ, तो इधर आ जाएगा E/n। ठीक है, और यहाँ से देखिए जब मैं यहाँ पे dΦ/dt को, यानी ये हमारा क्या है, ये पूरा टर्म क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, यानी ये जस्ट रिवर्स होगा इसका। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्सल क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये 2a इक्वल टू 5/6 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2a के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट यानी डिवाइड हो जाएगा, यानी ये क्या बचेगा, 5/6 इंटू 2 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये हमारा क्या डिफरेंशिएशन में है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को अगर आप दूसरे साइड भेजते हैं तो ये जस्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ से हमारा फाई का वैल्यू क्या निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा वो n जो है यानी नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तो इसको मैं सिंपली बाहर निकाल लेता हूँ 1/n, और ये e का जो होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो e है ये क्या है, हमारा साइनोसोडियल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं साइनोसोडियल जनरेटर के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा जो EMF इंड्यूस होगा ये भी हमारा साइनोसोडियल होगा। तो साइनोसोडियल को इक्वेशन में लोग कैसे लिखते हैं, V max sin ओमेगा t। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, E की जगह लिखेंगे, यानी सिंपली मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से फाई हो जाएगा हमारा 1/n इंटीग्रेशन ऑफ मैक्स साइन ओमेगा टी, और यहाँ से फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा
ये आ जाएगा सिंपली फाई इक्वल टू 1/n, और इसका जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यानी Vm जो है हमारा कांस्टेंट है तो Vm बाहर आ जाएगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ Vm/n, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आया हमारा ये क्या है, नेगेटिव में है। नेगेटिव कहने का मतलब अगर हमारा कॉस का जो ग्राफ होता है, यहाँ पे देख लीजिए स्पेस है नहीं, यानी अगर हमारा ये कॉस का ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होता है 90 डिग्री से, यानी ये हमारा कॉस ओमेगा टी है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस यानी ये नीचे से स्टार्ट होगा, यानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा फ्लक्स है ये क्या करेगा, हमेशा लैग करेगा वोल्टेज से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेफरेंस जो ले करके चल रहे थे, यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज था हमारा, ये लाइन था वोल्टेज का, ये वाला एक्सिस हमारा वोल्टेज का था। तो इस वोल्टेज से हमेशा हमारा फ्लक्स जो होता है ये लैग करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी आता है फ्लक्स का वैल्यू। तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि 5m का जो वैल्यू होता है यानी मैक्सिमम फ्लक्स का जो वैल्यू होता है ये हमेशा लैग क्यों करता है, और ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या होगा, साइनोसोडियल वोल्टेज होगा। ठीक है, यानी साइनोसोडियल फ्लक्स भी होगा, यानी हमेशा अपने आप को रिपीट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ये हमारा नो लोड का फेजर डायग्राम था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पे ये जो लोड है ये अगर हमारा कैपेसिटिव लोड होता है तो सिंपली हमारा करंट क्या होता है, लीड हो जाता, लेकिन हमारा ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स का वैल्यू हमेशा इसी तरह से रहेगा। अब हम लोग देखते हैं जो पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर लॉसेस होता है, जो भी हमारा लॉसेस है उसको लेकर के हम लोग किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम, और वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है उसका फेजर डायग्राम किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर यानी इसके अंदर क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक प्राइमरी है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग के कारण, यानी जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। और ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा लीकेज रिएक्टेंस होता है जिसके कारण हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंस होगा। और ये मान लेते हैं हमारे यहाँ पे है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये R1 हो गया हमारा, ये X1 हो गया। और इस वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करने के लिए हमारा क्या होगा, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा। ये मान लेते हैं हमारा XM है, और ये मान लेते हैं हमारा RC है, यानी कोर लॉस रेजिस्टेंस, यानी कोर के अंदर जो हमारा हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है पावर वो। और इसके अंदर जो करंट आ रहा है ये है I0। यहाँ पे एक जनरेटर है जो कि सप्लाई दे रहा है इस ट्रांसफार्मर को। ये मान लेते हैं EG, यानी इस ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज रिलीज हो रहा है ये EG हो रहा है। और यहाँ पे ये सिंपली मान लेते हैं हमारा EG वोल्टेज था, और यहाँ तक जो है यानी इतना दूर जो है ये हमारा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है, और यहाँ पे हमारा मानते हैं E1। ठीक है, तो E1 यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज जनरेटर का होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर होगा सप्लाई वोल्टेज। तो सिंपली अगर EG हमारा 200 वोल्ट है तो E1 भी हमारा क्या होगा, 200 वोल्ट ही होगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इससे पहले वाले सिचुएशन में मैंने यही बताया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ रिएक्टेंस है, यानी ये सब मिल करके क्या होगा, एक इम्पिडेंस मिलेगा हम लोग को, यानी Z मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे Z है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यानी इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज होगा ये कुछ ना कुछ कम होगा। यानी अगर E1 हमारा 200 वोल्ट है तो इसके पास यानी वाइंडिंग के पास जो वोल्टेज पहुंचेगा वो कुछ ना कुछ कम होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ EM1। EM1 मतलब म्यूचुअल फ्लक्स के कारण जो यहाँ पे वोल्टेज आया। ठीक है, या फिर इतना कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिंपली मैं
नाम दिया हूँ, जो कि वोल्टेज डिफरेंट होगा ना यहाँ पे, जो वोल्टेज यहाँ पे है लेकिन ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्पीडेंस है, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे दूसरा नाम दिया है, ठीक है। यानी वाइंडिंग तो जो वोल्टेज आ रहा है ये हमारा EM1 है। अब देखिए यहाँ से, यानी स्टेटर से जो करंट फ्लो हो रहा है ये मान लेते हैं I है, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ I0, और यहाँ पे आएगा हमारा IM यानी मैग्नेटाइजिंग करंट, यहाँ पे आएगा IC यानी कोर लॉस करंट, और यहाँ पे जो करंट है इसको मान लेते हैं हम लोग I1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोर दिखाता हूँ, ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका कुछ रिएक्टेंस भी होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, इसका कुछ रिएक्टेंस होगा, लीकेज रिएक्टेंस, और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड, ठीक है, ZL। ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा X2, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है EMF इंड्यूस होने के कारण ये है EM2, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, ये R2 है, ये X2 है, तो इसके कारण हम लोग का एक इम्पिडेंस बनेगा। इम्पिडेंस बनने के कारण यानी जो वोल्टेज यहाँ पे है ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मैं सिंपली दूसरा वोल्टेज दे देता हूँ, ये E2 है हमारा, यानी लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है ये E2 आ गया। अब देखिए, अब हम लोग फेजर डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है इसको मान लेते हैं हमारा ये स्टेप डाउन है, ठीक है। स्टेप डाउन यानी अगर प्राइमरी हमारा 50 है तो ये हमारा 30 है, अगर ये 100 है तो ये हमारा 50 होगा, यानी हमेशा कम होगा, यानी N1 जो होगा हमेशा बड़ा होगा N2 से। अब देखिए यहाँ पे जो लोड है इसको मान लेते हैं ये हमारा इंडक्टिव लोड है, ठीक है। अब देखिए इसका फेजर डायग्राम समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम होता है वो किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को दो पार्ट में ब्रेक किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला है, यानी स्टेप 1 में है आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसलिए मैंने इससे पहले बताया था आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। और दूसरा है हमारा, सबसे पहले आइडियल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर के, यानी जो मैं सर्कल में दिखा रहा हूँ यहाँ तक जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में सिंपली हमारा क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, और इसके अंदर कोई भी लॉसेस नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, यानी ये मान लीजिए ये हमारा एक्सिस हो गया, थोड़ा इधर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये मान लेते हैं हमारा दूसरा एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज छूट रहा है सर्किट डायग्राम में, ये यहाँ पे डॉट पोलरिटी में दिखा देता हूँ। डॉट पोलरिटी का मतलब जो वोल्टेज E1 में है, यानी जो वोल्टेज प्राइमरी में है वो फेज में है वोल्टेज सेकेंडरी के साथ, ठीक है, यानी E1 और E2 जो होगा वो फेज में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस लेकर के चलते हैं, तो ये मान लेते हैं हमारा ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये है रेफरेंस। EG को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं, EG यानी जो हम लोग को जनरेटर से वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, EG और E1 दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जनरेटर से वोल्टेज निकल रहा है EG, अगर जनरेटर से वोल्टेज मान लीजिए अगर 100 वोल्ट निकल रहा है तो वही वोल्टेज होगा ना ट्रांसफार्मर के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है कि यहाँ से लगा हुआ हमारा जनरेटर, और यहाँ पे जो E1 दिखाया जा रहा है ये दिखा रहा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है, तो जो EG होगा वही हमारा क्या होगा, E1 होगा, ठीक है। तो EG हमारा हो गया रेफरेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले आइडियल पे फोकस करते हैं, यानी इस सर्कल के अंदर में फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पहले वाले वाइंडिंग के पास वोल्टेज क्या EM1 है, और सेकेंडरी वोल्टेज के पास वोल्टेज जो है EM2 है, और ये दोनों हमेशा फेज में होगा डॉट पोलरिटी के कारण। और इसका जो वैल्यू होगा, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो सिंपल सी बात है E1 हमेशा,
यानी EM1 हमेशा बड़ा होगा EM2 से। तो सिंपली यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यानी ये मान लेते हैं हमारा ये EM1 हो गया, ठीक है, और EM2 इससे कम होगा, यानी EM2 का वैल्यू मान लेते हैं कुछ यहाँ पे आया, ये हमारा हो गया EM2, ठीक है। अब देखिए ये जो लोड है, जैसा मैंने बताया था कि ये लोड हमारा इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव में हमारा क्या होगा, आइडियल के केस में भी लैग करेगा करंट वोल्टेज से। तो सिंपली हम लोग यहाँ से मैं एक ड्रॉ करता हूँ एंगल लेकर के, कुछ भी एंगल हमारा, ये मान लेते हैं ये हमारा करंट है और ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो सिंपल सी बात है, ये जो I2 है, यानी यहाँ से हमारा I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 हमेशा बड़ा होगा, यानी I2 यहाँ पे आएगा और I1 हम लोग का छोटा हो जाएगा, यानी I1 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन में मैंने आपको बताया था किस तरह से I1 और I2 का रिलेशन होता है, ठीक है, और मैं इसको लास्ट में बता दूंगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स है, यानी इस आइडियल के केस में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा, ये क्या करेगा, लैग करेगा हमेशा 90 डिग्री। तो यहाँ से सिंपली मैं एंगल लेता हूँ, यानी ये हमारा क्या हो गया, कलर पता नहीं चल रहा है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ये हमारा हो गया 5, यानी हमारा फ्लक्स। तो यहाँ तक था ये आइडियल का केस। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है हमारा, यानी ये वाला पोर्शन, इसके अंदर क्या करंट फ्लो हो रहा है, I0, यानी I0 हमारा कुछ नहीं है, ये है IM प्लस IC। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो IC है ये क्या है, एक प्योर रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है, यानी रेजिस्टिव लोड की थ्रू फ्लो हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमेशा फेज में होगा वोल्टेज के साथ। तो यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज का लाइन है, तो इसके साथ हमारा क्या होगा, फेज में होगा। इसको मैं डार्क लाइन से दिखा देता हूँ, और ये हमारा होगा IC, ठीक है, यानी कोर के अंदर जो करंट ड्रॉप हो रहा है वो। अब देखिए ये जो IM है, यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, रिएक्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, एक तरह से इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड के कारण क्या होगा, उसके अंदर जो करंट होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली इस रेफरेंस से 90 डिग्री लीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे, यानी ये आ गया हमारा IM। देखिए कोर लॉस के अंदर जो करंट होगा, यानी I2R लॉस होगा, बहुत कम होगा, इसलिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड कम किया है, लेकिन IM यानी मैग्नेटाइजिंग करंट है ये, तो इसका लेंथ मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए I0 हमारा कुछ नहीं है, क्या है, दोनों का सम है। तो दोनों का सम कैसे करेंगे फेजर में, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसके क्रॉस पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ये आ गया हमारे यहाँ पे पैरेलल लाइन, और इसके क्रॉस भी हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसका जो डायगोनल होगा, यानी ये पोर्शन, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट दिखाता हूँ, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या है हमारा I0, ठीक है, यही है हमारा I0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब जो हमारा करंट बचा I, यानी जो हमारा मेन करंट जनरेटर से निकल रहा है, यानी जो हम लोग को सप्लाई मिल रहा है, इसको हम लोग किस तरह से लोकेट करेंगे। तो I हमारा कुछ नहीं है, ये क्या है, I0 प्लस I1 है, यानी इस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे यानी इस वाइंडिंग के पास जो करंट आया उसका सम होगा। तो इसको हम लोग किस तरह से लोकेट करेंगे, देखिए यहाँ तक हमारा I0 था, है ना, और ये वाला जो है ये हमारा I1 है, तो इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने में क्या करेंगे, ये देखिए I0 है, तो I0 को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके क्रॉस पैरेलल लेके जाएंगे, क्योंकि यहीं पे हमारा I1 है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में I1 है उसी डायरेक्शन में हमारा I0 जाएगा आगे, और यहाँ से इसके क्रॉस पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ये जो I0 आ रहा है हमारा, ये वाला लाइन, इसके क्रॉस हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कहाँ से होगा, I1 से होगा, क्योंकि इसी का एडिशन है। तो यहाँ से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जिस पॉइंट पे मैच करेगा यही हमारा हो जाएगा I1, ठीक है, यानी इसका ये एडिशन हो गया।
यहाँ पे लाइन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट दिखा देता हूँ। यानी ये जो वेक्टर एडिशन होगा ये हो गया हमारा I1, ठीक है। वेक्टर एडिशन आपको आता होगा तो आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारा स्टेप 1 था। अब हम लोग स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइमरी में वोल्टेज है यानी E1, ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज है यानी E2, इसको हम लोग लोकेट करेंगे फेजर में। तो इसको किस तरह से लोकेट करेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी में KVL लगाएंगे, ठीक है, और एक बार सेकेंडरी में KVL लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्राइमरी सर्किट ड्रॉ करता हूँ फिर से, ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्राइमरी सर्किट ड्रॉ किया हुआ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, और यहाँ पे सेकेंडरी को मैंने नहीं दिखाया क्योंकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का है। अब देखिए, इसके अंदर हम लोग को निकालना है क्या, E1, ठीक है। E1 हमारा कुछ नहीं है, Eg इक्वल टू E1, ठीक है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसमें सिंपली हम लोग KVL लगाते हैं, यानी ये कुछ इस तरह से फ्लो होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है इसको भूल जाइए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। नेग्लिजिबल क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, इस रेजिस्टेंस के का अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V1, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये V1 है। इसका डायग्राम मान लेते हैं प्लस माइनस। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये V2 होगा, यानी ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। फिर इधर आएंगे, फिर यहाँ पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज, यानी ये हमारा कुछ नहीं है, क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस, फिर वापस यहाँ पे चले जाएंगे। तो इसको मैं सिंपली एक सर्किट की तरह समझा देता हूँ। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये एक रिएक्टेंस है, और यहाँ पे एक हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा E1, ये है हमारा R1, ये है हमारा X1, ये है हमारा EM1। इसके अंदर हम लोग लगा रहे हैं KVL, ठीक है। यानी इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये मान लेते हैं I है। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को सिर्फ निकालना है, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे देखिए, जो करंट डिवाइड हुआ है, यानी जनरेटर से हमारा जो करंट का वैल्यू आया ये I आया है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट के कारण ये I जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, यानी I इक्वल टू I0 प्लस I1। तो यहाँ पे हम लोग, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट से मतलब नहीं है, तो जो करंट यहाँ पे होगा, यानी जो I यहाँ पे होगा वही I यहाँ पे भी होगा, है ना। तो अभी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के रखिए आप। अब यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं KVL। तो KVL सिंपली यहाँ से देखिए, इसको मैं थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। ये वोल्ट प्लस माइनस, ये हमारा प्लस माइनस, ये हमारा प्लस माइनस, और यहाँ पे भी हमारा प्लस और माइनस, ठीक है। R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये है हमारा V1, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये मान लेते हैं V2, ये हमारा V3 हो गया, और ये हमारा लास्ट में V4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे KVL लगाइए। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले I इंटू R1 प्लस I इंटू X1 प्लस, यहाँ पे ये वोल्टेज है, सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या, EM1, है ना, प्लस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पे क्वालिटी चेंज हो रहा है। पहले क्या था, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा E1, है ना। तो यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू, जब इसको इधर करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी I इंटू R1 प्लस I इंटू X1 प्लस EM1। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से रिलेशन मिल गया होगा कि हम लोग इसको सिंपली क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। E1 हमारा कुछ नहीं है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इन तीनों वोल्टेज को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, अब इसको फेजर डायग्राम में दिखाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये हमारा रिएक्टेंस है, ठीक है। रिएक्टेंस है तो इसमें हमारा क्या होगा, करंट हमेशा लैग करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, है ना। और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, हमारा सिंपली करंट और वोल्टेज दोनों क्या होगा, फेज में होगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे माइंड करवा दे रहा हूँ
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग ने देखा कि किस तरह से हम लोग प्राइमरी में केवीएल यूज़ करते हैं, और केवीएल लगाने के बाद हम लोग क्या करना है, E2 को लोकेट करना है फेजर में। ठीक है, तो E2 को किस तरह से लोकेट करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो I है, I हमारा क्या है, मेन करंट है जो कि जनरेटर से हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखिए ये हमारा I है, यानी इस वाइंडिंग के अंदर, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर मेन करंट क्या है, I है। तो सबसे पहले इस I को लोकेट करते हैं। तो I देखिए, I हमारा यहाँ पे लोकेट किया हुआ है, यानी ओरिजिन से ये जो लाइन आ रहा है यहाँ तक, ये हमारा क्या I है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो E1 है, E1 से हम लोग इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि E1 के क्रॉस मैंने क्यों किया, ठीक है, और कहीं से क्यों नहीं किया। देखिए इस प्राइमरी में हमारा क्या EM1 एक वोल्टेज है ना, और ये वोल्टेज कहाँ पे है, मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन था यानी 0 था। EM1 का कुछ वोल्टेज होगा, वैल्यू होगा कुछ, मान लेते हैं ये 200 था। EG1 जो था हमारा, मान लेते हैं ये बड़ा है तो इसका मान लेते हैं ये 250 था, है ना। और EM2 यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कम वोल्टेज होगा, यानी इसका मान लेते हैं 150 था। तो यहाँ पे ओरिजिन पे जितना भी था हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेकर के चल रहे थे, यानी ओरिजिन से चल रहा था इसे वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, EM1 है, यानी EM1 कहाँ पे, 200 वोल्ट पे है। तो 200 वोल्ट के क्रॉस से हम लोग करंट I का वैल्यू लेके चलेंगे ना, और इसका डायरेक्शन सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, डॉट पोलरिटी है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा ये करंट फ्लो हो रहा है पहले से, उसी डायरेक्शन में यहाँ से भी चलेगा। यानी जो करंट यहाँ से चल रहा है जिस डायरेक्शन में, वही करंट इस वोल्टेज के क्रॉस से भी चलेगा। तो सिंपली मैंने इसके क्रॉस ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। अब देखिए, यानी ये मान लेते हैं हमारा I करंट है, ठीक है। अब देखिए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होगा, ये क्या होगा, हमारा फेज में होगा। किसके फेज में होगा, तो वोल्टेज के फेज में होगा। और इसके क्रॉस जो मैंने वोल्टेज माना था, ये क्या माना था, V1 माना था। अभी जो मैंने सर्किट में लिखा था V1, और V1 हमारा कुछ नहीं, क्या होगा, I इंटू R1 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज है V1 और ये करंट है। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज होगा इसके फेज में होगा, यानी ये जो हमारा करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ये फेज में होगा, इसी के साथ होगा। तो यहाँ से मैं सिंपली ड्रॉ करता हूँ एक स्ट्रेट लाइन, यानी जो फेज में है। यहाँ से लाइन में ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, चलिए इसको मान लीजिए ये हमारा क्या होगा, I इंटू R1, ठीक है। ये हमारा हो गया I इंटू R1। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए ये करंट है हमारा, ठीक है, और ये हमारा वोल्टेज है रेजिस्टेंस के क्रॉस, यानी V1। तो रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम में होगा। यानी अगर ये हमारा वोल्टेज है तो इसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर था, तो सिंपल सी बात है जो वोल्टेज होगा ये भी इसी के फेज में होगा ना, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए जो X1 है, X1 के क्रॉस मैंने वोल्टेज क्या माना था, V3। तो V3 को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी V2 था ना, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू X1। और ये हमारा इंडक्टिव लोड है, तो हमारा सिंपली क्या होगा, लीड करेगा वोल्टेज, यानी यहाँ पे आने के बाद हमारा क्या होगा, 90 डिग्री लीड होगा। ये मान लीजिए हमारा करंट से लीड किया 90 डिग्री, और ये जो वैल्यू आया ये आया हमारा I इंटू X1, ठीक है। और इसी का एडिशन, यानी यहाँ पे देखिए केवीएल लगाने पे क्या आया था हमारा, I इंटू R1 प्लस I इंटू X1 प्लस EM1 इक्वल टू E2 था, सॉरी E1 था, यही वोल्टेज था ना। तो देखिए E1 हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा आया I इंटू R1, यहाँ पे आया हमारा I इंटू X1। तो यहाँ से हम लोग सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा E2, सॉरी E1, मैं बार बार E2 बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा E1, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी में केवीएल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे E2 का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग केवीएल। और ये हमारा सेकेंडरी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैंने दिखाया सेपरेट करके, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने लिखा हुआ था, सेकेंडरी में हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस होके आया, ये क्या है, EM2 है, ये R2 है, ये X2 है, I2 है, और यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है।
तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, केवीएल लगाते हैं। तो यहाँ से लगाइए केवीएल, इसके क्रॉस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस, और इसको हम सिंपली सर्किट में डिनोट करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया, और ये मान लेते हैं हमारा लोड लगा हुआ है, और यहाँ से हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये प्लस माइनस यानी यहाँ से मिल रहा है हम लोग को EM2 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस X2, यहाँ पे हमारा हो गया प्लस माइनस ये ZL, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये है हमारा I2। ठीक है, एकदम इजी वे में समझिए इसको। अब देखिए यहाँ से केवीएल लगाइए, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं, ये हो गया हमारा V1, ये हो गया V2, ये हो गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी नाम दिया हुआ है E2, तो सिंपली मैं यहाँ पे E2 ही लिखता हूँ, यानी E2, और इसके क्रॉस ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू X2 प्लस यहाँ पे हमारा वोल्टेज दिया हुआ है E2, सिंपली E2 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए जैसे ही आप आइएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्लस, ये प्लस था, फिर प्लस था, फिर प्लस था। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आए तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस मिला, तो सिंपली माइनस साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे EM2 इक्वल टू 0। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, E2 फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे देखिए E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म उधर भेज देते हैं, इसको आप उस साइड भेजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी EM2, और ये इधर बाकी माइनस हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R2 माइनस I2 इंटू X2, यानी यही हमारा क्या हुआ, E2 हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग लोकेट करते हैं। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यानी R2 हमारा रेजिस्टिव लोड है, तो इसमें हमारा फेज में हो जाएगा वोल्टेज और करंट, और ये हमारा इंडक्टिव लोड है, तो ये हमारा सिंपली क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से। सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी I2 हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको सबसे पहले लोकेट करते हैं फेजर में। तो देखिए I2 का डायरेक्शन क्या है, ये ब्लैक वाला लाइन है ना, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, I2 है। तो I2 को हम लोग लोकेट करेंगे, सिंपली यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि I2 के फेज में होगा, यानी जिस डायरेक्शन में I2 है, और इसको हम लोग EM2 के थ्रू ही डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और कोई रेफरेंस नहीं है I2 को डिनोट करने का। तो यहाँ से हमारा एक पैरेलल लाइन जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा पैरेलल लाइन है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे रखता हूँ, यानी ये जो वैल्यू आया ये आ गया हमारा I2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं पहले केवीएल इक्वेशन लिख देता हूँ। E2 इक्वल टू आया था हमारा EM2 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I2 इंटू X2। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, I2 का डायरेक्शन था। तो इसके अक्रॉस देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, माइनस है, E2 तो हमारा यहीं पे है ना, ये पॉजिटिव यहाँ पे, E2 हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या है, माइनस I2 इंटू R2, यानी ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, और ये वोल्टेज का मैंने नाम दिया था V1। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये फेज में होगा, है ना, लेकिन ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये माइनस है। तो I2 हमारा इधर है, यानी इस डायरेक्शन में है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा इसका, माइनस I2 इंटू R2। तो ये मान लेते हैं हमारा ये आ गया, ये है हमारा माइनस I2 इंटू R2, और यहाँ से देखिए फिर से यहाँ पे माइनस है, माइनस I2 इंटू X2, यानी यहाँ से हमारा 90 डिग्री फिर से लैग करेगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा यही है हमारा E2। ठीक है, ये आ गया हमारा E2। तो ये हमारा था ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होता तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाता। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आप एक चीज़ समझ लीजिएगा तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैं MCQ क्वेश्चन में बता दूंगा आपको।
और ऐसा कुछ नहीं है थ्योरेटिकल वीडियो बनाने लायक इसमें स्पेशल, तो उस तरह से अगर मैं बनाऊंगा भी तो एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो जिस हिसाब से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से मैं आपको नॉलेज दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।